उत्तराखंड में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों की 5 सीटों के मतदान का फाइनल आंकड़ा आ गया है। पूरे उत्तराखंड में 61.50% मतदान हुआ है। इस बार हुए 61.50% मतदान, यानी कि 61.5% मतदान हुआ है। 2014 में पोल प्रतिशत के करीब बराबर है, लेकिन आपको बता दें कि 65.65% की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि 62.15% मतदान 2014 में हुआ था, तो पॉइंट में जो है थोड़ा सा कम हुआ है। पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आंकड़ा भी है, और हालांकि बाद में सर्विस मतों की आमद के बाद यह आंकड़ा 62.15% पर पहुंच गया था। इस बार के चुनाव के सर्विस वोटरों के मतदान के बाद यह आंकड़ा 2014 से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। इस बार सर्विस वोटरों की संख्या बढ़कर 90,845 हो गई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटवार मतदान प्रतिशत जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। वैसे पहले कहा गया था कि तकरीबन जो आंकड़ा जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन शाम तक 57.5% वोटिंग हुई है उत्तराखंड में, लेकिन बाद में जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक थोड़ा सा सुधार हुआ। एटलीस्ट 60% तो क्रॉस हुआ, हालांकि कोशिश तो डिस्टिंक्शन तक की थी। देहरादून में 3 पुलिस वालों के लूटकांड मामले में राजनीति तेज हो गई। बीजेपी का कहना है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कई बड़े चेहरों से पर्दा उठेगा, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसे जांच से कोई परहेज नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। देहरादून में 1 करोड़ रुपए की लूट के हाई प्रोफाइल केस में मामला गर्माता जा रहा है। पीड़ित व्यापारी के केस दर्ज करने के बाद तीनों आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। देखिए, जो सामने यही आया है कि एक आदमी को दूसरे आदमी द्वारा पैसा डिलीवर किया गया, और जब वो बैग लेकर के निकला तो उसे पुलिसकर्मियों द्वारा चेकिंग के नाम पर रोका गया। तो अब ये जो उसके आरोप हैं उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी विवेचना भी हमने निष्पक्षता हेतु एसटीएफ के सीओएम कैलाश पंवार उनको स्थानांतरित कर दी। चुनाव के दौरान हुए इस लूटकांड पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि लूटकांड में आरोपी पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और शुचिता की बात करने वाले कई बड़े चेहरों से पर्दाफाश होगा। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, यदि ये तो एक प्रकार से इससे रोड होल्डअप जैसा मामला है ये, और बाकायदा पीपल इन यूनिफॉर्म यदि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे, बहुत ही दुखद है। बहुत सख्त कार्रवाई होगी भी और होनी भी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। लूट हुई, अगर हुई तो जिन्होंने की क्या उनकी अरेस्टिंग हुई? इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले इसका जवाब देना। हम तो जांच करें, हमें क्या है भाई, जो सही तथ्य सामने आए तदनुसार जो पुलिस अपना कार्य करे। 1 करोड़ के हाई प्रोफाइल लूटकांड में राजनीति अपनी जगह है, पर सवाल सीधे उत्तराखंड पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। क्या आखिर जो मित्र पुलिस होने का दावा करती है, उसके लुटेरे आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, जबकि घटना की सीसीटीवी फुटेज लूटकांड का पूरा सच बयां कर रही है। देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर हम फिलहाल की स्थिति को देखें तो बजाय कि ये मामला सुलझता हुआ नजर आए, खींचतान ही चल रही है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। जीनत, इस मसले को अगर हम एक बार को राजनीति को बिल्कुल एक तरफ कर दीजिए, अगर इसका आप दूसरा पहलू देखिए। दूसरा पहलू यह है कि 4 तारीख अप्रैल की शाम में घटना घटती है और 3 पुलिस वाले अपने आप को एक जांच टीम का हिस्सा बताकर किसी से 1 करोड़ रुपए लूट लेते हैं। 9 तारीख शाम में उसमें एफआईआर दर्ज होती है और आज तारीख हो चुकी है 13। लगभग 9 दिन बीतने के बाद भी अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं है? एक जो बेसिक क्वेश्चन जीनत इस पूरी घटना में है कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी आरोपी ने किसी के भी लूटे होते और कहीं पर भी लूटे हुए होते, और उसमें अगर पुलिस के किसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई होती किसी के भी खिलाफ, तो क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती? नियम ये कहता है, आईपीसी ये कहती है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पहला काम अरेस्टिंग होती है। तो पुलिस अगर ये मानती है कि उसके जो तीनों
2 सिपाही और 1 दरोगा है वो इसमें संलिप्त थे और इसी संलिप्तता की वजह से वो सस्पेंड हुए हैं। तो सस्पेंड हुए हैं, एफआईआर दर्ज जब हुई है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 5 दिन पहले अगर एफआईआर दर्ज हुई है 9 तारीख की शाम में, तो 9 तारीख को ही अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? अगर ये पुलिस वाले ड्यूटी कर भी रहे थे चुनाव में कहीं पे, तो क्या पुलिस के लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है? अगर गिरफ्तारी होती तो या तो ये पुलिस हिरासत में होते या फिर ये अभी अपने न्यायिक हिरासत में होते, दोनों में से एक चीज होती। ये कहीं पे नहीं है। अगर ये इस शहर में है तो इनकी अरेस्टिंग में देरी क्यों है? तो उत्तराखंड पुलिस एक तो पहले से बदनामी झेल रही है। 2008 का रणवीर एनकाउंटर, आपको फर्जी एनकाउंटर याद होगा, तब उत्तराखंड पुलिस की बहुत छीछा लेदर हुई थी। और अब ये लूटकांड जिसमें पुलिस वाले खुद शामिल हैं, पुलिस खुद मानती है कि वो आरोपी हैं, पुलिस खुद उन्हें सस्पेंड करती है, वो इसी शहर में है, आईजी की गाड़ी का इस्तेमाल होता है, बावजूद इसके कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये उत्तराखंड पुलिस खास तौर पे बड़े जो अधिकारी हैं। दीपांकर, क्या हम ये माने थोड़ा सा इसे अगर हम इसके तार राजनीति से जुड़े, हमने देखा कि इलेक्शन सर पे था और पैसों का लेन देन, काफी शराब पकड़ी गई, कैश पकड़ा गया, वेपन्स भी हमने देखा, और ये एक बात हुई। एक बात ये हम देखते हैं कि मोहल्ले में कोई रेडी वाला भी होता है तो उससे पुलिस वाले वसूली करते हैं। अब क्योंकि आरोपी मान रहे हैं, इन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ये कहें कि चढ़ावा ऊपर भी चढ़ता था, जैसे कि हम रोजाना देखते हैं, सुनते हैं, इस वजह से लापरवाही हो रही है? जीनत, अगर इस खबर के खासतौर पर आप पहलू देखेंगे तो एक पहलू यह है कि अगर जिस अनुपम शर्मा का नाम इसमें निकल के आ रहा है, अगर जिस तरह की खबरें हैं कि उसका कांग्रेस से संबंध है, हालांकि इसकी भी कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन जब वो पैसा लेके अनुरोध पवार जब निकलता है क्लब से, उसके तुरंत बाद ये गाड़ी उसको ट्रैप करती है, इसे वो पकड़ते हैं, तो क्या इस पुलिस जो 3 आरोपी हैं इनके बीच और जिस अनुपम शर्मा का एफआईआर में नाम है उसके बीच कोई संबंध है? ये तो रहा इनके संबंधों की बात। अब बात आती है कि क्या इलेक्शन से इसका कोई लेना देना है या नहीं? तो इनकम टैक्स, पुलिस, तमाम जो एजेंसियां हैं, चुनाव के दौरान एक रुपए पर नजर रखी जाती है, तो वो एजेंसियां ने क्यों इस पैसे को ट्रैप नहीं किया? अब दूसरा सवाल यह कि चलो गिरफ्तारी पे पुलिस ने एक हल्का हाथ रखने की बात भी मान ली जाए कि पुलिस अभी नहीं करती गिरफ्तारी, पुलिस अपने इस चीज से बच रही है, तो सवाल यह है कि 1 करोड़ रुपए जिसकी बात हो रही, जो लूटा गया है, अगर वो आरोपियों ने नहीं लूटा तो वो पैसा है कहां, वो बैग कहां पे है? ये पुलिस वाले उस पर कह क्या रहे हैं? उस पर अनुरोध पवार का क्या कहना है? अनुपम शर्मा अब तक कहां है? ये आरोपियों से पुलिस ने अब तक पूछताछ क्यों नहीं की? तो बहुत बड़े सवाल है जीनत। जब पैसा मिलेगा, जब आरोपियों से पूछताछ होगी, तब उसके एंगल खुल के सामने आए कि पैसे को आया कहां से था, उसका सोर्स कहां था, वो डिलीवर किसको होना था, इसका इलेक्शन में इस्तेमाल होना था, नहीं होना था, ये किसी का पर्सनल पैसा था, इसके कागजात अनुरोध पवार के पास थे, नहीं थे। बहुत क्वेश्चन है जीनत, लेकिन बेसिक क्वेश्चन वहीं आके टिकता है कि पहले अरेस्टिंग होगी और तब जाके सारी बातें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, काफी बारीकी से, और ये तमाम सवाल बहुत जायज भी हैं कि पहले गिरफ्तारी तो हो, तभी तो चीजें खुलेंगी। पैसा था किसका, कहां जा रहा था, लूटा गया, ये सच में लूट हुई है, कोई और कुछ और इसके पीछे छुपा हुआ है? पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। शहर की माल रोड कबाड़ी बाजार में तब्दील हो चुकी है, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण को हटाने में पूरी तरह से नाकाम है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही मसूरी की माल रोड अब पर्यटकों के घूमने लायक स्थान नहीं रही है। मसूरी शहर की धड़कन कहे जाने वाले माल रोड को देखकर हर कोई हैरान है। माल रोड में खुलेआम खाने की चीजें बिक रही हैं। बाहरी लोगों ने माल रोड को अतिक्रमण से बदरंग कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मसूरी की माल रोड है जो किस तरह से भुट्टा बाजार बन गया है। माल रोड सहित पूरे शहर में अतिक्रमण को रोकने और उस पर नजर रखने के लिए नगर पालिका प्रशासन टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के लिए पालिका प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं। माल रोड कम से कम 500-700 लोग ऐसे बैठ गए, कोई मोमो लेके, कोई भुट्टा लेके, कोई सॉल लेके, कोई लकड़ी लेके, कोई अंडा लेके, मतलब माल रोड को बिल्कुल खत्म कर देगा। माल रोड नहीं रहेगा तो यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ जो है मसूरी जग खत्म हो जाएगा। अगर शहर बचेगा तभी जो है मसूरी बचेगी। आदमी का जैसे दिल होता है वैसे माल रोड से मसूरी का दिल है। दिल में अगर कैंसर की बीमारी होगा तो बॉडी सारी बेकार है। पालिका ने पब्लिक की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है 2634444, जिसमें लगातार हमें सफाई के लिए, प्रकाश व्यवस्था और अतिक्रमण को लेके लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है। अतिक्रमण को लेके हम बहुत जल्दी एक टास्क फोर्स नगर पालिका द्वारा बनाने जा रहे हैं, जिसमें कई विभागों के लोगों को लेकर एक टीम बनाई जाएगी और एक बार अतिक्रमण मुक्त होने के बाद वो टीम सक्रिय से और सख्ताई से काम करेगी। कोटद्वार के सिंबल चौड़ इलाके में रहने वाली 39 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने साड़ी से जो है दरअसल फांसी लगाई।
बताया जा रहा है कि कर्जदारों और परिवार की कलह की वजह से वो कई महीनों से तनाव में थी और इस वजह से उसने एक कदम उठाया। महिला के 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कि वो पहले से उसके घर वाले ने उसको उतार रखा था। तो अभी तो प्रथम दृष्टया जो जांच हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि इसके पति के ऊपर काफी कर्जा था, काफी लोन था इसके ऊपर और इनके घर में कलह था। पति शायद कुछ दिन से घर भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए इसने गृह क्लेश में आके सुसाइड किया है।